मेरा एक क्वेश्चन है। बेसिकली मेरे ज़हन में एक कह लेंगे पॉइंट आता है, तो थोड़ा सा इसको उस तरह से जजमेंटल उसमें ना लीजिएगा, लेकिन मैं एक रॉ एक मतलब एक आइडिया फेंक रहा हूँ। थोड़ा सा आप इसको रिफाइन करके बेहतर बता सकते हैं, आपका इस वाले से बेहतर नॉलेज है। क्या ये चीज दुरुस्त है बेसिकली के जो भी कुछ कायनात जब से बनी है तब से जो कुछ हो चुका है वो इन दी फॉर्म ऑफ, फॉर एग्जांपल रेज, स्पेस में कहीं ना कहीं उसका डेटा मौजूद है, और शायद ह्यूमन इंटेलेक्ट आज नहीं तो किसी दौर में, आने वाले किसी दौर में इतना इंसान की अकल इतनी वो हो जाए बिचौर, या कह लें कि उस दर्जे तक पहुंच जाए साइंस के, उस सारे को जो है बेसिकली डिकोड कर लिया जाए और हमें एग्जैक्ट पिक्चर पता लग जाए कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है ना, तो कोई फॉसिल मिलता है या कोई चीज मिलती है तो फिर उसके हिसाब से हम उसको एक बिगर पिक्चर के अंदर उस छोटे डॉट को कनेक्ट करके हम एक ओवरऑल उसको पिक्चर को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा क्या पॉसिबल है कि किसी कोई ऐसा टाइम आए कि जिसमें ये सारी चीज बेसिकली हमारे सामने रोजे रोशन की तरह बिल्कुल वाजे हो जाए। इस हवाले से थोड़ा आपका क्या नॉलेज कहता है, थोड़ा सा बताइए। सब्सटेंशियल सर, आप टेकअप करना चाहेंगे इसको? आप हैं? जी 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 जी, जरा मुझे, सॉरी मैं आई वाज लिटिल बिट अवे, तो आप मुझे बताएं कि जी क्या क्वेश्चन क्या था। मेरा क्वेश्चन ये था बेसिकली कि जो भी कुछ कायनात जब से बनी है तब से अब तक जो कुछ हो चुका है वो स्पेस में इन दी फॉर्म ऑफ रेज या कहीं कहीं पे वो ये डेटा मौजूद मेरे ख्याल में है या होना चाहिए। ठीक है। तो वो क्या ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में कहीं कभी साइंस और इंसान की अकल इस हद तक पहुंच जाए कि वो इस चीज के थ्रू हम इसको डिकोड कर सकेंगे एग्जैक्टली पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। और उसकी मिसाल मैंने छोटी सी ये दी कि अगर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है तो उसमें जितने भी इंस्टेंसेस इतने हजार साल या इतने लाख साल या इतने सालों के बाद ये चीज हुई, फिर ये हुई, फिर ये हुई, तो जब जब किसी नई चीज का एविडेंस मिलता है तो साइंटिस्ट उसको बिगर पिक्चर में फिर बैक बैक कनेक्ट करके जाके किसी जगह उस पिक्सल को पूरी पिक्चर में फिट इन करने की कोशिश करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अगर ऐसा हो जाए कि उस उन रेस का एग्जैक्ट डेटा हमें मिल जाएगा जिससे हम ये चीज डिकोड कर सकेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ, तो हमें किसी आने वाले दौर में ऐसा पॉसिबल है कि हम बिल्कुल एग्जैक्ट इन फॉर्म ऑफ वीडियो देख रहे होंगे फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ था। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तमाम जो आपके पास मेजरमेंट्स आती हैं, जो आप आज मेजर कर रहे हैं, जब हम उसको एक्सट्रैपोलेट करते हैं इन द पास्ट, वो अंडर अ सर्टेन मॉडल होता है, ठीक है। ठीक है। और आप के पास ये मॉडल के आपके पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो उसकी एक अपर लिमिट है कि वो स्पीड ऑफ लाइट से एक्सीड नहीं कर सकती। ठीक ये है। बात हमें, ये भी मॉडल का हिस्सा ही है। हमारे पास इस बात का एविडेंस मौजूद है कि जो इंफॉर्मेशन की जो ट्रांसमिशन है वो स्पीड ऑफ लाइट को एक्सीड नहीं कर सकती। जो जिन वेव्स का भी, जिस रेडिएशन का, अगर कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन है, माइक्रोवेव रेडिएशन है, सो मच सो अगर ग्रेविटेशनल वेव्स है, ये सारी चीजें अपर बाउंड इनके ऊपर अगर है कोई, तो वो स्पीड ऑफ लाइट की है। यही हमारी प्रेडिक्शंस भी फिजिक्स की बताती हैं और एविडेंस भी इसके साथ फिलहाल तो अलाइंड है। देयरफॉर इसका एक कॉन्सिक्वेंस जो है वो ये है, जिसको आपको पता है कि जिसको आमतौर पे बोला जाता है कि आपकी जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की जो बाउंड्री है, या बार दफा उसको कॉस्मिक होराइजन भी कहा जाता है, चूंकि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, एक होराइजन ऐसा होगा कि वहां से लाइट जो है, वो लाइट भी कभी भी हमारे तक नहीं पहुंच सकेगी। तो ये कहना कि आपके पास हर चीज की इंफॉर्मेशन आ सकती है या है, मौजूद है, ये पूरी तरह बात उस तरीके से दुरुस्त नहीं है। कि हाँ, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के रेडियस में हम बात कर सकते हैं कि अगर हमने रिकंस्ट्रक्ट करना है, एट द एंड ऑफ द डे वो एक रिकंस्ट्रक्शन होगी। वो ऑब्वियसली वीडियो तो नहीं होगी, वो एक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इवेंट्स होगी। लेकिन इस बात को भी याद रखना है कि चूंकि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, इस वजह से आपकी कुछ पार्ट, जिसको अभी आपको पता है कि अभी जो रेडियस का जो एस्टिमेट है वो तकरीबन 47 बिलियन लाइट ईयर्स है, 46 लाइट बिलियन लाइट ईयर्स है। वो ठीक है। नहीं है, वो यूनिवर्स की एज नहीं है। वो 13.8 बिलियन ईयर्स नहीं है। चूंकि स्पेस खुद भी एक्सपैंड कर रही है, इस वजह से वो जो होराइजन है वो भी एक्सपैंड कर रहा है। अगर आप कल को ये कहते हैं कि
इस वक्त बड़ी बहस हो रही है, वो कुछ एक एक्सपेरिमेंट है जो कि डेजी एक्सपेरिमेंट कहलाता है। वो उसमें आपके पास कुछ डेटा ऐसा आ रहा है कि जो बात 90s में मानी जाती थी, 90s में ये बात मानी जाती थी कि आपका ये जो रेट ऑफ एक्सपेंशन है, ये कम होना शुरू हो जाएगा और फिर अल्टीमेटली आप में ये कंप्रेशन की तरफ रिवर्स भी हो सकता है और यूनिवर्स स्क्वीज भी कर सकती है, कंप्रेस भी कर सकती है। ये 90s में बात मानी जाती थी। फिर लेट 90s में डेटा ऐसे आना नजर आने लगा जो कि इस बात से कंसिस्टेंट था कि ये तो एवर एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है और ये एक्सपैंड करती ही चली जाएगी। और हबल्स लॉ भी ये आपको बताता है कि जो जितनी दूर गैलेक्सी है वो उतनी तेजी से एक्सपैंड कर रही है और ये रेट ऑफ एक्सपेंशन भी बढ़ता चली जा रहा है। अब रिसेंटली फिर कुछ डेटा ऐसा आया है जो कि इस चीज की तरफ पॉइंट कर रहा है कि ये जो और ये एक्सपेंशन अल्टीमेटली जो मॉडल जो एक्सप्लेन करता है उसको वो रिपल्सिव ग्रेविटी का है। और रिपल्सिव ग्रेविटी हाउएवर स्ट्रेंज इट माइट साउंड, मगर वो एक मॉडल है। आमतौर पे तो आपको पता है कि ग्रेविटी अट्रैक्टिव होती है, तो रिपल्सिव ग्रेविटी वो आइंस्टाइन का कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जो उसने पोस्टुलेट किया था उससे जाकर उसके डांडे मिलते हैं। तो अभी रिसेंटली एक एक्सपेरिमेंट है, डेजी एक्सपेरिमेंट, पिछले 1-2 साल से उसका डेटा आ रहा है जो कि ये इस तरफ पॉइंट कर रहा है कि ये रेट ऑफ एक्सपेंशन जो है वो आपका कम हो सकता है और इवेंचुअली स्टॉप भी कर सकता है, रिवर्स भी हो सकता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो मैं सिर्फ आपको कंप्लीटनेस के लिए ये बात कर रहा हूँ कि ये कॉस्मिक होराइजन की भी जो मैंने बात की है शुरू में, वो भी उस कॉन्टेक्स्ट में है कि यूनिवर्स चूंकि एक्सपैंड कर चुकी है तो और एक्सपैंड करती जाएगी, वहां से लाइट कभी वापस नहीं आएगी। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मे बी देयर कैन बी holes in the history of the I'm not talking about any technical word black holes, I'm gaps कह लें, gaps in the history रह सकते हैं। हो सकता है जब यूनिवर्स दोबारा से कंप्रेस करना शुरू कर जाए, अगर ऐसा होता है तो आपके पास फिर दोबारा डेटा कलेक्ट होना शुरू हो जाए, मगर आपके पास कुछ गैप्स आएंगे हिस्ट्री के, ये तो हमें क्लियर है। तो हर चीज नहीं होगी अवेलेबल, जस्ट टू बी वेरी क्लियर। लेकिन जहां तक मैं इस बात को भी क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो अननोन्स के जो एरियाज हैं कॉस्मोलॉजी के, उससे आपकी जहन में जो चीजें बहुत डिफरेंट डायरेक्शन से मल्टीपल लाइंस ऑफ एविडेंसेस जिनके मौजूद हैं, मसलन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के, सडनली उसके अंदर आपको कोई डाउट कास्ट नहीं होना शुरू हो जाना चाहिए कि यार कल को ये भी हो सकता है, ये भी बदल सकता है, तो हमें तो कुछ पता ही नहीं है। आप बिल्कुल ही डिसबिलीफ की स्टेट में चले जाए कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, यूनिवर्स एक्सपैंड भी कर रही है, कभी साइंस ये कहती है कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, कभी कह रही है रिवर्स हो सकता है, क्योंकि वो एरियाज ऑफ अननोन है, वहां पर अनसर्टेनिटी रहेगी और विद द पैसेज ऑफ टाइम मल्टीपल लाइंस ऑफ एविडेंसेस कन्वर्ज करेंगी। लेकिन इसकी वजह से वो जहां ऑलरेडी ये हो चुका है कि मल्टीपल लाइंस ऑफ एविडेंस कन्वर्ज करके आपको काफी हद तक पिक्चर क्लियर कर चुकी है कि क्या यानी कि एवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में कि क्या ऐसा नहीं है कि डिफरेंट जानवर जो हैं वो डिफरेंट डेप्थ्स में उनके फॉसिल पाए जाते हैं। इसमें कोई यानी दो राय नहीं है। तो क्या आपके पास कॉमन एंसेस्ट्री का आपके पास एविडेंस नहीं है तो आपको होमोलॉजी मिलती है क्या? अब तो खैर ये सारी बातें इस वजह से ओवरराइड हो जाती हैं कि रियल टाइम आपके पास एवोल्यूशन के लैब में एक्सपेरिमेंट्स मौजूद हैं, स्पीशिएशन हो रही है, मल्टी सेलुलैरिटी इवॉल्व कर जाती है अंडर प्रेडेशन, सेलेक्टिव प्रेशर। तो इन चीजों को तो आप सडनली फेंक नहीं सकते ना, क्योंकि ये तो बहुत मुख्तलिफ लाइंस ऑफ एविडेंस से आप तक एविडेंस आ चुका है। मैं जस्ट टू बी क्लियर कि बाज लोग होते हैं वो बिल्कुल ही टोटल स्टेट ऑफ डिसबिलीफ में चले जाते हैं, हर चीज को ही फिर डिनाई करने लगते हैं या डाउट करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरा गालिब साहब, मेरे दो सवाल और हैं। एक तो ये था कि आपसे मैं कोई प्रेजेंटेशन देख रहा था आपकी, उसमें कोई आपने कोई बाइबल का हवाला दिया हुआ था कि वो मतलब किसी जगह से कुछ ऐसे प्रूफ्स मिले, पता नहीं मेसोपोटामियन रिलीजन की किसी की आप बात कर रहे थे या एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें ये चीज थी कि वहां से बेसिकली आपने ये चीज कंक्लूड की थी कि वो बेसिकली वहां से कॉपी की गई थी। तो इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। और दूसरा भी आप कुछ फील्ड्स ऑफ मतलब उसके हवाले से नाम ले रहे होते हैं कि एक आपसे, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम पूछा था कि ट्रुथ तक पहुंचने के लिए आप किस चीज को कंक्लूसिव एविडेंस या वो कंसिडर करते हैं, तो आपने एक उसका जवाब ही दिया था कि हिस्ट्री में आर्कियोलॉजी से जिस चीज का हमें फॉर एग्जांपल प्रूफ मिल जाता है तो वो बहुत हद तक ट्रू होती है।
इसके अलावा एक और कोई डोमेन थी, पेलियंटोलॉजी आपने नाम लिया था या क्या, वो बताइएगा। और दूसरा मेरा सवाल ये था कि एथिस्टिक या एग्नोस्टिक इवन लेंस से अगर देखा जाए तो इंसान का पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? ये मेरे दो सवाल हैं। देखें, बेबीलोनियंस का जो मजहब था ना, यहूदियत उसी की एक्सटेंशन है। आदम और हव्वा की कहानी मिस्री और बाबलियों के हाथ थी। नूह की कहानी एग्जैक्टली वहां से ली गई है। बाबुल के बुर्ज की कहानी, टावर ऑफ बेबल, वो वहां से ली गई है। ठीक है, ये सारी वहां से ली गई हैं। खुदा का कॉन्सेप्ट इन इट सेल्फ जो है, वन गॉड का कॉन्सेप्ट, वो मिस्र से आया है। दूसरी बात है कि आर्कियोलॉजी का मसला ये है कि आर्कियोलॉजी ये बताती है कि हो क्या रहा था, क्योंकि पुराने वक्त में लोग एक्यूरेट हिस्ट्री लिखना अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझते थे। इंडिपेंडेंट हिस्टोरियन नहीं होते थे। हिस्टोरियन ठीक है। सारे बादशाहों के, मजहबी लोगों के अंडर ही होते थे, और वो लिखते थे जो उनको सूट करता था। इसलिए पुरानी हिस्ट्री को हमेशा चेक करना पड़ता है। और चेक क्या करती है आर्कियोलॉजी? आर्कियोलॉजी क्या होती है? ज़मीन के ऊपर जहाँ जहाँ पुराने खंडरात हैं, वहाँ पे आप खोदेंगे, आपको वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको सिक्के मिलेंगे, आपको लिखी हुई चीज़ें मिलेंगी, आपको उनका रहने का तरीका मिलेगा। अगर यहूदी ये कहें कि हम शुरू से नहीं खाते थे सूर, ठीक है, तो हमें पता चलता है कि 700 BC में ये सूर खा रहे थे सारे ही। ठीक है, क्यों? क्योंकि सूरों की हड्डियां जो हैं वो इनकी सारी जगह से मिलती है। फिर हमें पता लगता है कि नॉर्थ में एक पॉपुलेशन जो है वो सूर खाना बंद कर देती, तो हमें समझ आती है कि अच्छा जी, शायद यहूदियत की बर्थ हो रही है, क्योंकि अब इन्होंने सूर खाना बंद कर दिया। तो ये है आर्कियोलॉजी जो बताती है, यानी किताबें कुछ बता रही हैं और आर्कियोलॉजी कुछ और बता रही है। तो हमें ये पता है कि आर्कियोलॉजी का सबूत तो किसी ने नहीं डाला ना। ये तो जो तारीख है वो तो ह्यूमन ने लिखी है ना, वो ह्यूमन एरर भी है उसमें, उसमें प्रोपेगेंडा एलिमेंट भी है, मगर आर्कियोलॉजी तो झूठ नहीं बोलती ना, क्योंकि वो तो किसी इंसान का प्रोपेगेंडा नहीं है ना। पुराने वक्त के लोगों को तो पता भी नहीं था, उनके ख्वाबों गुमान में भी नहीं होगा कि अगले वक्तों के लोग आएंगे और वो जो है आके हमारी हड्डियां खोद खोद के निकालेंगे और उससे वो बड़ा कुछ समझ जाएंगे कि हम क्या करते हैं। देखें, एक सिंपल बात है, इंडिया में किसी को पता ही नहीं था कि अशोक भी था। किसी को इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंडिया में पता ही नहीं था। आर्कियोलॉजी से निकली तो पता चला। हिंदू पागल हो गए हैं ये बात कर करके कि वो जी हमारी जो तहजीब है वो सबसे पुरानी है, और इनको कहते हैं हमारे वेद जो हैं बड़े पुराने हैं, उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई जिक्र भी नहीं है दूर दूर तक। ठीक है, तो ये बातें हैं। काफिरों का काफिर कह रहे हैं, वांट टू पे माय ग्रैंड सैल्यूट एंड ब्लेसिंग्स टू सर सब्सटेंशिया निग्रा फॉर हिज अनबीटेबल एंड लॉजिकल नॉलेज एंड ग्रेट अप्रिसिएशन फॉर मोमो एज वेल। सर, आप दोनों के लिए जबरदस्त किस्म की तारीफ काफिरों का काफिर की तरफ से आई है। थैंक यू जी। मैं तो खुद इन दोनों मगर मैं बिल्कुल मामूली सा तालिब इल्म हूं। थैंक यू, आप सुन रहे हैं और हम आपके स्टूडेंट हैं। बहुत शुक्रिया। छोड़ें सर, इनको काफिरों के काफिर बस पढ़ते रहे। तो ये बात है। पेलियंटोलॉजी क्या होती है? पेलियंटोलॉजी बेसिकली बायोलॉजी और जियोलॉजी और आर्कियोलॉजी तीनों का मिक्सचर है, जिसमें आमतौर पे जानवरों की बहुत पुरानी हड्डियां और उनके फॉसिल्स निकाले जाते हैं और उनसे इंफॉर्मेशन ली जाती है। पेलियंटोलॉजी वो जगह चीज़ है जिससे आप बेसिकली को मम्मी फाइंड करेंगे जो कि नेचुरल मम्मी बनी होगी। कोई स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कोई नेंडरटॉल आपको मिल जाएगा, जैसे मिले हैं कहीं, फिर आप उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये सब पेलियंटोलॉजी की फील्ड है। वो भी झूठ नहीं बोलती भाई, क्योंकि किसी इंसान की इंटरवेंशन नहीं है ना बीच में, नेचर खुद बोल रही है ना, तो वो झूठ नहीं बोलती। उससे फिर जो बात नजर आती है वो तो सच्ची होती है। तो इसलिए फिर वो मज़हब को जो बातें या मज़हब के बारे में या दुनिया के बारे में साबित करते हैं वो बड़ी डिफरेंट है उससे जो कि इंसान ने मजहबी तारीख के तौर पे लिख रखी। तो इसलिए फिर जो है ना प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। ठीक है, ये बात है। और दूसरी ये जो पर्पस ऑफ लाइफ पे भी थोड़ा सा कर दीजिएगा बात। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जैसे जो रिलीजन्स के मानने वाले तो मतलब हम ये चीज बात करते हैं ना कि फॉर एग्जांपल ये डॉट्स तो दोनों तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं ना। वो कहते हैं, आप ये चीज कहते हैं कि हर अगले आने वाले मजहब ने पिछले से चीजें कॉपी की हैं, ठीक है। वो दूसरी तरफ ये बात की जाती है कि फॉर एग्जाम्पल वो सारे ही कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी दौर में कोई नबी हो जिन तक, और वो पीछे भेजने वाला खुदा एक था, इसलिए वो सारे मैसेजेस सब नबियों तक वही कॉमन पहुंचे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो डॉट्स तो दोनों तरीके से कनेक्ट होते हैं। तो सबूत तो दूसरी तरफ के मिलते हैं ना, इस तरफ के तो नहीं मिलते जो ये क्लेम करता है। नबी अगर होते तो उनका सबूत नजर आना चाहिए था। दूसरी बात है, मजहब का भी तो सबूत, एक खुदा को मानना इस्लाम के मुताबिक डिफॉल्ट पोजीशन थी इंसान की। चले मान लेते हैं, पर हमें एक खुदा भी ढूंढ के तो दिखाए ना। बुत तो हमें 30,000 साल पुराने मिल रहे हैं। ये क्या हुआ? समझे हैं बात आप? नहीं, मैं पॉइंट नहीं समझा। आपको पता है कि
वो जो यावे जो था, इनका खुदा जो था यहूदियों का, उसकी बीवी का भी एविडेंस मिला है आर्कियोलॉजिकल हाँ, के हाँ जी। उसकी क्या कहते हैं, पहले हमेशा मोनोथीइस्ट नहीं थे वो, पहले पॉलीथीइस्ट होते थे उस मजहब में भी। ये बातें हम कितनी बार कर चुके हैं पहले। सही है। अच्छा, दूसरा जो मैंने पर्पस ऑफ लाइफ के हवाले से बात पर्पस की ऑफ है, लाइफ पे आज एक भाई के साथ बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई है, वो आप जाके दोबारा सुनिएगा। मुकम्मल वीडियो देखने का शुक्रिया। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये चैनल आप लोगों की सपोर्ट से चलता है। आप मजीद सपोर्ट के लिए पेट्रियन या बाय मी अ कॉफी भी इस्तेमाल कर सकते। इन दोनों का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आपकी सपोर्ट मेरा हौसला बढ़ाती है। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया।